Hello, online student. Audio fine. Aud- Audio video fine. Yes, sir. Okay. Listen. याद कीजिए हम लोग कहाँ से किए थे सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 ये कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब कि ये वाला और ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ है 12, 13, 14 आज 15 करेंगे अंडरस्टूड याद आ रहा है क्या ये सब सेक्शन 15 करेंगे आज सेक्शन 15 स्टेट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई अरे सप्लाई क्या होगा वैल्यू इनटू रेट इनटू जीएसटी रेट तभी तो टैक्स अमाउंट आएगा यही तो आएगा ठीक है हम लोग इस पे बात करेंगे आज पहले क्या देखना पड़ता है सर सप्लाई है कि नहीं कैसे देखेंगे सेक्शन 7 से देखेंगे सप्लाई है कि नहीं है अगर सप्लाई नहीं है तो चीज़ वहीं पे ख़त्म आगे नहीं बढ़ेगा सप्लाई है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या है ये तो स्पेशल केस है ना मिक्स सप्लाई आरसीएम कॉम्पोजिशन एग्जिबिशन टाइम टाइम ऑफ सप्लाई क्या है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है ठीक है टाइम ऑफ सप्लाई बोलने का मतलब सर इनवॉइस कब रेज करना है ठीक है 14 रेट कौन सा ले स्पेशल चीज है ना स्पेशल फैक्टर रेट कौन सा हर बार रेट चेंज नहीं होता फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता लेकिन अगर चेंज हो गया है तो कौन सा रेट ले कौन बोलेगा सेक्शन 14 अंडरस्टूड अब बताएंगे सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 15 में क्या होगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई सर आपने देख लिया सप्लाई है आपने देख लिया टाइम क्या है लेकिन इनवॉइस में जो वैल्यू लिखेंगे ना इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई वो कौन सा लिखेंगे वो ऑब्वियसली कौन सा लिखेंगे जो मेरा गुड्स का दाम है यही है ना गुड्स का दाम है सिंपल अगर मतलब कोई हमको कोई मुझे बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए इन प्राइस मतलब कि क्या है मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई इनवॉइस में क्या रहेगा इनवॉइस में क्या रहेगा जो गुड्स का दाम है कॉस्ट है प्लस मार्कअप कॉस्ट प्लस मार्कअप जिसपे हम लोग सेलर इज रेडी टू सेल यही है ना सेलर इज मेरा लैपटॉप सेलर कितना रेडी है सेल करने में 50,000 तो 50,000 का 18% 9,000 जीएसटी तो ये वाला जो चीज है इस पे बात हो रहा है सेक्शन 15 इस पे बात हो रहा है सर ये क्या करेंगे ठीक है कोई इसके संग खेलो इंडिया खेलो कर सकता है ना है कि नहीं इसके संग खेलो इंडिया खेलो करेगा तो ये भी कम हो जाएगा गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली इस पर रूल बनाएगी भाई इसको क्या कैसे लेना है अपना मन से मत लेना कुछ भी आ रहा है समझ में ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या पर्पज यस सर ओके तो अभी बात हो रहा है सेक्शन 15 का सेक्शन 15 बहुत छोटा है थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो करनी है जैसे कि सेक्शन 12 भी तो छोटा था आप देखो एक एक सेक्शन बहुत छोटा छोटा बात है इसमें क्या था टाइम कब होगा गुड्स का कब होगा सर्विस का कब होगा एफसीएम का कब होगा आरसीएम का कब होगा यही सब तो था वैसे ही सेक्शन 15 है सेक्शन 15 में सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने दिया है सारा ठीक है आपका बड़ा क्वेश्चन किस में आएगा इससे आएगा सेक्शन 15 1 प्लस 2 ठीक है ये बड़ा क्वेश्चन आएगा सेक्शन 15 ठीक है और छोटा छोटा क्वेश्चन रेसिडुअल पार्ट से आएगा ठीक है पढ़ते हैं एक बार समझ में आएगा
वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। यूनिक केस, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा, जो आप बोलेंगे वही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। सुनिए, जो हम बोलेंगे वही वैल्यू ऑफ, जो सप्लायर सेलर बोलेगा, जो सप्लायर बोलेगा वही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कौन सा दो कंडीशन? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, अगर रिलेटेड होगा तो कुछ इन्फ्लुएंस चीज हो सकता है प्राइस में। मेरे घर पे मेरे रिश्तेदार आ गए सामान, मेरे दुकान पे से रिश्तेदार आ गया सामान में, मैं कंफर्म है थोड़ा कम में बेचूंगा, हो सकता है ना। लेकिन उस जगह पे क्या बोल रहा है कि अगर अनरिलेटेड पर्सन है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, प्राइस के संग कोई छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 15(1), सेक्शन 15(1). क्लियर है? क्या क्या कंडीशन? सप्लाई शुड बी सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये दो चीज अगर सेटिस्फाई कर गया, दो कंडीशन, देन कुछ नहीं देखना है, हम विश्वास कर, हम मतलब क्या, डिपार्टमेंट विश्वास कर रहा है कि प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। रेडी? कंफर्म? कुछ नहीं है, तकलीफ नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत टेक्निकल चीज नहीं बताए, नॉर्मल सी चीज है। डिपार्टमेंट भी यही चाहता है, फेयर प्राइस हो मेरा, तो यही बोला कि अगर अनरिलेटेड है, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 51। ठीक है, ओके। अब बोला है कि रिलेटेड पर्सन से किया तो, रिलेटेड पर्सन से किया तो, रिलेटेड पर्सन से किया तो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक रूल है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, हम इसको अगर रिलेट, यहां पर अगर रिलेटेड हो गया तो दिस इज नॉट, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, अगर हो गया ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, जैसे ये रिलेटेड हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। तो क्या होगा? कुछ स्पेशल रूल दे के रखा है, उस रूल को एडजस्ट करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, कौन? तीन केस में, पहला केस रिलेटेड पर्सन हुआ तो, दूसरा केस हुआ प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, मतलब जो प्राइस है सोल कंसिडरेशन नहीं, मतलब क्या है, आपको कुछ, आपने कुछ अलग से बेनिफिट दिया है, इनवॉइस में अलग से बेनिफिट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मेरा दुकान है, से एसी का दुकान है, मैं एसी बेचता हूँ 50,000 में, और अगर मुझसे कोई बोले इंस्टॉलेशन चार्ज, तो इंस्टॉलेशन चार्ज मैं 5,000 देता हूँ, और तो इनवॉइस बनाता हूँ 55,000। ठीक है, इस पे जीएसटी लगाता हूँ। ठीक है, मेरा रिलेटेड पर्सन आया, मुझे बोला एसी लगा लेना है, तो मैंने इसको क्या किया, 48 कर दिया। हो सकता है ना, डिस्काउंट दे दिया, ले जा यार, तो अपना आदमी, तेरे क्या कमाए, हो सकता है ना, ले दिया। इंस्टॉलेशन के लिए आए मत, आप लोग से भी इंस्टॉलेशन लेंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। 48 में इसको बेच दिया, जो भी हो। ठीक है, इस केस में वैल्यू सप्लाई इज नॉट इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो गवर्नमेंट क्या क्या एडजस्ट करवाएगी, वो वहां तक पहुंचेगी, कहां तक पहुंचेगी? 55,000 तक, आ रहा है ना, 55,000 तक पहुंचेगी। तो वो पहुंचने का तरीका वो रूल में डिफाइंड है, अंडरस्टूड? वहां तक पहुंचने का तरीका रूल में डिफाइंड है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ स्पेशल नोटिफाइड सप्लाई है सेक्शन 15(5) में। ओके, बोला है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर अनरिलेटेड पर्सन है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है,
तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये कंफर्म है। ये स्पेशल केस बाद में देखते हैं, ठीक है। मेरा ज्यादा सम्स ना इसी से आएगा, बड़ा सम्स जिसको बोलते हैं ना 5 नंबर 6 नंबर का, वो इसी से आएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट बोला है अगर ये सब चीज कहीं अगर आपने नहीं डाला है तो देख लेना भाई, ये सब इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूड है तो कोई बात नहीं, और इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड कर देना, और ये सब चीज एक्सक्लूड कर देना। अगर एक्सक्लूड है तो कोई बात नहीं, अगर एक्सक्लूड नहीं है तो एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। मैं भी चाहता हूं फेयर हो, लेकिन ये सब चीज इंक्लूड एक्सक्लूड होना चाहिए, और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होगा? टैक्सेस इंक्लूड क्या क्या होगा? टैक्सेस अदर देन जीएसटी। अदर देन जीएसटी में कौन सा टैक्सेस हो सकता है? कस्टम्स, ठीक है। कुछ कस्टम्स का टैक्स है, कोई फीस, कोई म्युनिसिपल टैक्स है, ठीक है। ऐसा कोई गुड्स है जिसपे एक्साइज भी लगता हो फिर जीएसटी लगता हो, ठीक है। तो वो सब ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्या ऐड नहीं करना पड़ेगा? जीएसटी। उस पर पहले से अगर जीएसटी आ रहा है लग के तो उसको ऐड मत करना, अंडरस्टूड। थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रिसिपेंट इन रिलेशन टू सप्लाई विच सप्लायर वाज लायबल टू पे एंड वेर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। मतलब ये सेलर है, ये परचेजर है, ये सेलर है, ये परचेजर है। ये सेल करता है इसको कितना में? 10,000 में, ठीक है। 10,000 में सेल करता है। ये बोला है भाई आप 10,000 में सेल कर रहे हैं, आप तो पैकिंग करके सेल करेंगे, उसका कितना प्राइस है बताओ। वो बोल रहा है मेरा जो पैकिंग मटेरियल है ना वो 2,000 का आता है। तो बोलता है कि ये रहा मेरा एक सप्लायर है, ठीक है, मेरा एक किसका सप्लायर? परचेजर का। वो आपको मटेरियल दे देगा 2,000 का, आप मुझे कितना बिल करना? 8,000, और मैं इसको 2 पेमेंट कर दूंगा। हो सकता है कम में पड़ रहा हो, 1.5 में पड़ रहा हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है क्या समझ में? फिर से बताते हैं, समझो। सप्लायर एक गुड्स सेल करता है परचेजर को, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कितना सेल करता है? 10,000 रुपया एक पीस। वो बोला कि आप 10,000 रुपया, वो तो देखा कि भाई पैकिंग वैकिंग तो इसी के तरह ही है जो मेरा दूसरा, मेरा क्या है ये, इसका एक और मेरा जान पहचान का करता है, मेरे मामा का लड़का भी ऐसे ही करता है पैकिंग, सेम पैकिंग चार्ज करता है। तो अब मैंने अपने मामा के लड़के को फ़ोन किया कि भाई एक पैकिंग चाहिए। बोला हाँ चला जाएगा। बोला इसके पास भिजवा देना, ठीक है। वो कितना पैकिंग का दाम है? तो मार्केट में तो 2 रुपया दाम है, इसको वो 1.5 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। वो बोला ठीक है। वो क्या किया, आप बोला आपका कितना लगता था? 2 रुपया ना, आप मुझे 8 रुपया का बिलिंग करना, ठीक है, और मैं इसको अलग से, मैंने खरीदा है ना पैकिंग का, 1.5 रुपया में इसको दे दूंगा। अरे समझ में? इन दैट केस वो कितने का बिल करेगा? 8 रुपया का। तो 8 रुपया का जो बिल करेगा ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं ये 8 रुपया का बिल करेगा तो मेरा रेवेन्यू लॉस है, आप कितना का बिल करना पड़ेगा? 10 का। आपको पैसा लेना 8 रुपया का, 8 रुपया दो, लेकिन मेरा टैक्स लगेगा 10 पे ही। थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रेसिपेंट in relation to supplier which supplier is liable to pay were not included in the price, ठीक है। incidental expenses, हाँ उसका ज्यादा लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट का है कि रेवेन्यू लॉस नहीं हो, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं? कुछ एक्सपेंसेस जो इसको यहाँ तक पहुँचाने में लगा हो, यहाँ तक 10 रुपया लगता है और यहाँ पे पहुँचाने का अलग से 1 रुपया लगता है, 11 रुपया, तो वो 11 रुपया भी ऐड होगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग
एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस इफ चार्ज टू द रेसिपेंट। अगर रेसिपेंट पे चार्ज किया है तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। सब्सिडीज, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट का सब्सिडी, गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलती है ना। गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी मिलती है? कुछ बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी होती है, मार्केट में बिक रहा है कितना में, 100 रुपया में। गवर्नमेंट हमको बोली कि तुम 80 में बेचो पब्लिक को, तो आप बोलेंगे अरे मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मैं 20 रुपये आपको दे दूंगा, आप सब्सिडी डाल के बेचो, मैं आपका जो 20 रुपये है ना वो आपको एज अ सब्सिडी दे दूंगा। ठीक है। तो वो जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है ना वो ऐड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कौन गवर्नमेंट दे रही है तो ऐड नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो ऐड नहीं होगा। इसके बाद और कोई भी कहीं से भी सब्सिडी मिल रहा है तो वो ऐड होगा। डिस्काउंट बोलो, सब्सिडी बोलो, कुछ भी, डिस्काउंट नहीं जैसे हो सकता है ना कि कोई आपको कॉरपोरेशन से सब्सिडी मिला, ठीक है, कॉरपोरेशन से, या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट एनजीओ सब्सिडी मिला, ठीक है, ये सब कहीं से भी इन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी सब्सिडी मिलेगा तो वो लेस नहीं होगा, वो इंक्लूड ही रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऐड रहेगा, मेरा बोलने का मतलब अगर ऐड पहले से किया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर ऐड नहीं किया है तो ऐड कर देंगे। ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट सेलर ले रहा है, कोई भी लेट फाइन सेलर ले रहा है, कोई भी पेनल्टी सेलर ले रहा है, किसके लिए? ऑन डिले ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? इंक्लूड क्या क्या करना है? हाँ सर। ओके। एक्सक्लूड क्या क्या करना है? डिस्काउंट, सप्लाई से पहले डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में रिकॉर्ड होना पड़ेगा कि डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। पैसा नहीं आ रहा है पेमेंट और मैंने डिस्काउंट बोल दिया, वो नहीं चलेगा। मैंने किसी को सेल किया, वो बंदा क्या किया कि पैसा दिया ही नहीं, हाँ मैंने बोला कि अच्छा डिस्काउंट है छोड़ दो, बहुत ट्राई किया, मालूम चला मुन्ना भाई को भी दिया हुआ है पैसा, वो पैसा देने वाला नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, बोल दो डिस्काउंट है। गवर्नमेंट तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड करने बोली है ना, 50,000 का गुड्स दिया, मैंने बोला 50,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो वो बोले, गवर्नमेंट बोली वो सब नहीं चलेगा, बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई और रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, वो दोनों होना चाहिए। ठीक है। अगर पोस्ट सप्लाई है डिस्काउंट या इंसेंटिव, इफ नोन इन एडवांस, अगर एडवांस में नोन है एंड लिंक्ड विथ इनवॉइस एंड प्रोपोर्शनेट इनपुट क्रेडिट रिवर्स बाय द रेसिपेंट। ठीक है। आपका अगर डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई है, पहला बात तो डिस्काउंट कब मानेंगे, जब प्री सप्लाई होगा, प्री मतलब टाइम ऑफ सप्लाई के पहले अगर रहेगा डिस्काउंट तभी मानेंगे। ठीक है। अगर पोस्ट सप्लाई है भी तो वो इनवॉइस के संग लिंक होना चाहिए, आपका उसके संग पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नोन होना चाहिए। एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तभी तो नोन रहेगा ना, मतलब कि रिटर्न अग्रीमेंट होना पड़ेगा कि डिस्काउंट मिलेगा, और वो बंदा जो डिस्काउंट आप जो दे रहे हैं ना उस पर इनपुट टैक्स नहीं लिया रहेगा। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। किसी को समझ, किसी को कोई टॉपिक में? पोस्ट सप्लाई देखिए मैं बता रहा हूँ, बोला पोस्ट सप्लाई में क्या है, जैसे कि पहला बात तो डिस्काउंट ऑलवेज प्री में मिलेगा, प्री सप्लाई होना चाहिए प्लस रिकॉर्डेड इन इनवॉइस होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, यही होगा तभी मिलेगा, तभी मैं क्या चाहूंगा, मैं सुनो, मैं क्या चाहूंगा कि एक्सक्लूशन हो गया कि नहीं हो, मैं एज अ सेलर क्या चाहूंगा, एक्सक्लूशन हो कि नहीं हो,
हो ना, मैं चाहूंगा एक्सक्लूशन हो ना, भर भर के एक्सक्लूशन हो। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, एक्सक्लूशन नहीं हो। एक्सक्लूशन होने से तो गवर्नमेंट का लॉस है ना। तो गवर्नमेंट बोली कि डिस्काउंट में प्री सप्लाई होना पड़ेगा और रिकॉर्डेड इनवॉइस होना पड़ेगा, ये दोनों होना पड़ेगा, तभी होगा, मानेंगे हम डिस्काउंट है। ठीक है, बोला है अगर पोस्ट है, अगर पोस्ट डिस्काउंट है तो वो नोन होना पड़ेगा। नोन होना पड़ेगा मतलब कोई एग्रीमेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, और इनवॉइस के संग लिंक होना पड़ेगा, और आईटीसी जो है, मतलब आपने किसी को सेल किया है तो वो तो आईटीसी लेगा ना, ठीक है, वो बंदा आईटीसी नहीं लेना होगा, आईटीसी नहीं लेगा वो, किस पे, डिस्काउंट पोर्शन पे। क्लियर है? सम्स करते हैं कुछ। एक मिनट, देखिए ये सब है, मैंने पढ़ाया है अभी, ठीक है। और if the value inclusive of 100, page number 128, if a value inclusive of 100 and GST applicable is 18%, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है 100 और जीएसटी एप्लीकेबल कितना है 18%, देन टैक्स अमाउंट कितना होगा, टैक्स अमाउंट कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 15.25 रुपीज। यही तो होगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सबको पता है ये वाला, ठीक है। मिस्टर एक्स सेलिंग प्रोडक्ट फॉर 1000 to Mr. Y is an example of value of supply will be consideration charge rupees 1000 provided Mr. X and B is not a related person and price is the sole consideration. Clear? The supplier supplies good worth 5 lakh to the recipient. Against this supply 3 lakh will be paid directly and balance 2 lakh paid will be paid by रेसिपेंट डेटर, ठीक है। गुड्स कितना का सेल किया है 5 लाख का, और 3 लाख क्या करेगा, डायरेक्ट हम उसको पेमेंट करेंगे, और 2 लाख मेरा कोई डेटर है, मेरा मतलब परचेजर का कोई डेटर है, वो उसको 2 लाख पेमेंट करेगा। इन दैट केस बोथ पेमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी वैल्यूएशन। अंडरस्टूड? Mr. A sold goods for 20,000. Mr. A is sold goods to B. कितना A कितना सेल किया B को 20,000, पैकिंग चार्ज कितना है 1000 एंड मिस्टर A is also paying freight 3,000 from Mr. A premises to B premises. In that case taxable value क्या होगा 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, आंसर इज 24,000। ठीक है, वही है ना जो हम लोग बताते हैं। अब मैं टेबल बनाने को मतलब नहीं है, कॉमन सेंस है ना ये सब, क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, लेकिन याद रखना अपना मन से जो कुछ इंक्लूड नहीं करना, जो कुछ है एज पर लॉ वही इंक्लूड होगा। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा 5, 6, ये वाला देखो। RG Private Limited provides the following particular relating to goods sold to GK Private Limited. RG सेल कर रहा है गुड्स कितना में, किसको, जीके को। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट कितना, 10 लाख। टैक्सेस डिवाइड बाय म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स ऐड है, ऐड करना है कितना, 1 लाख। ऐड होगा कि नहीं होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स लिस्ट प्राइस कितना है
10 लाख, वो 10 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट है, ठीक है। पहला टैक्स बोला है म्युनिसिपल टैक्स है, कितना, 1 लाख रुपया। ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। इंक्लूजन में क्या लिखवाया था? इंक्लूजन में लिखा था सर सारा टैक्स ऐड होगा, कौन सा टैक्स ऐड नहीं होगा? जीएसटी। तो ये ऐड होगा, ठीक है। जीएसटी एंड सीजीएसटी चार्जेबल ऑन गुड्स कितना? 2,08,80,000। ऐड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसको लेस करना है ही नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही चीज समझना है कि जो लेस नहीं होगा उसको लेस नहीं कर, जो लेस इंक्लूड है उसको लेस करना है, इंक्लूड नहीं है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पैकिंग चार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ, पैकिंग चार्ज ऐड होगा, ठीक है। आरजी लिमिटेड रिसीव्ड 40,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, ठीक है। ऐड होगा कि नहीं होगा? एनजीओ से मिला 40,000, आंसर इज ऐड होगा। सब्सिडी किससे ऐड नहीं होता? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये वाला ऐड होगा। द प्राइस ऑफ 10 लाख, द प्राइस ऑफ 10 लाख ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। अच्छा, कंसिडरिंग सब्सिडी कंसिडर करने के बाद बोला है, ठीक है। हाँ, तो ये ऐड हो जाएगा ना, आफ्टर सब्सिडी तो ऐड हो जाएगा, ओके। आरजी लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। देखो ये टर्म रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा? 10 लाख प्लस 1 लाख, दिखा ना, प्लस 20,000 प्लस 40,000, फिर माइनस 10 लाख का 2%, कितना? 20,000 ना, 20,000। टोटल कितना हो जाएगा? ये 20 कट गया, 11,20,000, 11,40,000, सॉरी। समझ में आया सम्स कैसे आ रहा है? एग्जाम में ऐसे ही आएगा सम्स, यही बड़ा वाला सम्स आएगा, आपको पूछेगा ये ऐड है, ये लिस्ट करना है। आगे समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके। देखो यहाँ पे इतना, कितना पेज है? 25 पेज पढ़ाने जाएंगे ना, 4-5 क्लास लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने घर से भी पढ़ के आना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ के नहीं आना पड़ेगा, एटलीस्ट जो हो गया वो घर पे एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया सेक्शन 15(1), 15(2), ठीक है। पहला बात तो सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन, ठीक है। सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन, इन दैट केस, ओहो, in that case rule 27, नहीं सॉरी रिलेटेड पर्सन, ये रहा रूल 28, रूल 28। पहला बात क्या था? पहला बात क्या था कि सर सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, ठीक है। दूसरा है सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन याद है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट, एजेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है रूल 9, रूल 29, ठीक है। बोला है कि अगर वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कोई एक हो सकता है। पहला बात तो अगर रिलेटेड पर्सन से है, मैंने 50,000 का चीज कितना में बेचा था? 48,000, तो वो 50,000 ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर उस चीज का ओपन मार्केट वैल्यू में दाम नहीं पता चल रहा है, देन वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसके जैसा उसी क्वालिटी का गुड्स, तभी पता नहीं चल रहा है तो रूल 30-31,
30-31 क्या बोलता है? ये राहु केतु, राहु केतु 30-31 क्या बोलता है? पढ़ लेते हैं 30-31, क्योंकि सब जगह 30-31 का रेफरेंस है, पढ़ लेते हैं। 30 क्या बोलता है? वैल्यू शेड भी 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। को सोचना नहीं है कि तुमने किससे गुड्स परचेस किया है, इससे उससे जाके कॉस्ट लेके आओ, कितना कम गुड्स बनाया है। तुमको कुछ नहीं मिल रहा है ना यहाँ पे, अलाइक भी नहीं मिल रहा, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, तो वो जो बंदा जो गुड्स बना रहा है ना, उससे कॉस्ट लेके आओ। ठीक है, जो कॉस्ट है उसका कॉस्ट कितना? 40,000 एग्जाम्पल कॉस्ट है, उसका 110% मतलब 44,000। 44,000 विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट तो बोल दिया, कॉस्ट कौन देगा? कोई दुकानदार को अपना अपना कॉस्ट देता है क्या, मेरा कितना मैं खरीदा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। उस दैट इन दैट केस मैं जो बोलूंगा वही होगा, बेस्ट जजमेंट मेथड। अब मैं निकालता हूं, तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुमने ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं लाया, सेम अलाइक क्वालिटी भी नहीं लाया। ठीक है, अब इन दैट केस मैं निकालूंगा, और मैं जो निकालूंगा वो मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे हो तो आप ट्राइब्यूनल में जाओ, तभी तो बढ़ता है ना। वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग द रीजनेबल मीन्स। देखो डिपार्टमेंट ने क्या लिखा है, रीजनेबल मीन्स consistent with the principle and general provision of section 15 and valuation rules for each service. Rule 31 can be adopted before rule 30। यहां तक देखो क्या रूल सेक्शन लगाएगा, सेक्शन 15, और रूल को चेंज करेगा, और रीजनेबल मीन्स मतलब कि अपने सोच समझ के वैल्यू निकालेगा। सोच समझ के वैल्यू निकालेगा, गवर्नमेंट कितना निकालेगा? 50 या फिर 60? वो तो कम नहीं करेगा ना, वो तो भर भर के निकालेगा। 100 हो जाए मतलब लाख हो जाए, वो तो बोलेगा रीजनेबल को यही समझ में आया। वो बंदे को जो समझ में आएगा, वहां बैठा हुआ है, उसको जो समझ में आएगा कि मुझे इतना होना चाहिए, वो उतना। वो क्या करेगा? डीलर से पूछेगा, दूसरे वाले डीलर से, भाई आप लोग बेचते हो तो कितना में लेते हो? ठीक है, आप जब एसी खरीदते हो तो कितना में? सर मेरा यहाँ तो शोरूम है, एक एसी का दाम 70,000 से कम का नहीं है। अच्छा 70,000, ठीक है 70,000। क्लियर है? बोला है कि अब क्या होता है ना कि रूल 30 है, उसके बाद आदमी क्या जाएगा? रूल 31 में जाएगा। बोला कि गवर्नमेंट को ही पता है, मतलब प्रैक्टिकली कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देने वाला नहीं है अपना। अरे कॉस्ट तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ना, अरे ना कोई नहीं देगा। ये आपका बोर्ड कितने में बना है, बेचने वाला दाम बता देगा कितने में बिकेगा, लेकिन बना कितना में वो कोई नहीं बताएगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि टाइम वेस्ट नहीं हो, तो अगर किसी का मन है तो इसमें नहीं जाकर डायरेक्ट रूल 31 में भी आ सकता है। बोल दी है ना, या तो 30 या 31, तो किसी को बोलेगा कि क्यों 30 में चला जाओ, तब 31 माना पड़ेगा। बोला टाइम तुमको पता है कि कोई नहीं देगा, तो रूल 31 में आ जाना डायरेक्ट। ठीक है, मतलब हवेली है मेरा, हवेली पे आ जाना। रागी समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास यस सर, ओके आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये केस है कि अनरिलेटेड पर्सन है, बट प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन मतलब अनरिलेटेड पर्सन है तो है, लेकिन हो सकता है कि मैंने उसे क्या किया है कि जैसे कि मैं कार बेचता हूँ, ठीक है, मैंने ऑफर लगाया कि पुराना कार आ जाओ, पुराना कार दे दो 50,000 रुपया ऑफ, भी कार का दाम है 5 लाख रुपया। ठीक है, कोई आदमी आएगा एक्सचेंज ऑफर में लेके जाएगा, आया कि नहीं? इन दैट केस द पर्सन इज अनरिलेटेड पर्सन, बट प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, बिकॉज डिक्रीज्ड वैल्यू है ना, कम क्या हुआ वैल्यू। इन दैट केस हम कौन सा देखेंगे? ओपन वैल्यू। द व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट होल्डली इन मनी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफर लग गया, वैल्यू शैल बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या फॉलोइंग? ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, इसका भी ओपन मार्केट वैल्यू था। टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी कितना? 4.5 लाख।
मैंने बोला ना एग्जाम्पल में, प्लस अमाउंट इक्वल टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी, कितना 50,000, कितना 5 लाख, जीएसटी आपको कितना पे देना पड़ेगा 5 लाख पे। आ रहा है समझ में ना? या फिर वही बोला ना, वैल्यू ऑफ सप्लाईज लाइक काइंड एंड क्वालिटी, इसके जैसा कोई अगर कोई है तो डाल लो। ये नहीं, पहले इसको देखो, ये नहीं हो रहा तो इसको देखो, ये नहीं हो रहा तो इसको देखो, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो 30-31 याद है ना, 30-110 या बीजीए मैं बजाऊंगा, हवेली पे आना, ठीक है। ओके, यहां पे क्या बोला था, ये तो है, ठीक है, क्या था, डिस्टिंक्ट परसेंट या फिर रिलेटेड परसेंट, ये तो है ओपन मार्केट वैल्यू, उसके जैसा 30-31 ये तो है। उसके पास एक और ऑप्शन भी है, क्या ऑप्शन है कि ये बता, रिलेटेड पर्सन है ना, रिलेटेड पर्सन मतलब मेरा भाई, अपने भाई से पूछ, मैं तो डिपार्टमेंट के पास क्या लेके गया कि भाई मेरा 1 लाख में माल बिचा, अच्छा डिपार्टमेंट बोला 1 लाख में माल बिका, डिपार्टमेंट बोला किसको बेचा, बोला मेरा भाई को, अच्छा भाई को बेचा, तो ये बता भाई को बेचा तो कौन सा रूल में जाएगा, रूल 28, ठीक है। देखो मैं भाई बोल रहा हूँ, लेकिन रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का तो कोई भाई नहीं है ना, बिजनेस का भाई कौन है, उसका होल्डिंग सब्सिडरी, ये है ना, होल्डिंग सब्सिडरी, वही तो भाई भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है। इन दैट केस ये बोल रहा है मेरा कितना में गुड्स बेचा है 1 लाख में, ये बोला अच्छा 1 लाख में गुड्स बेचा, किसको बेचा है, मेरे भाई को, मतलब सब्सिडरी को, अगर ये है तो कौन सा रूल में जाएगा, रूल 28। तो ये वाला देख ले, अगर ये नहीं है तो एक ऑप्शन और देते हैं, क्या ऑप्शन, इसको पूछ ये किसको बेचा, ये किसको बेचा, ये बोलेगा कि मैंने तो एम को बेचा है, मैंने एम को बेचा, अच्छा इन दैट केस ये दोनों अनरिलेटेड पर्सन, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होगा ही, अगर नहीं होगा तो फिर उधर देखना पड़ेगा। अगर इन दैट केस ये दोनों सेटिस्फाई करे तो इससे पूछ कितने में बेचा, ये बोलेगा तो मैंने तो 1.5 लाख में बेचा है, तो उनके इन दैट केस गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ये जो बंदा जो भेजा है ना, बेचा है ना, उसका 90% कितना हो जाएगा, 1,35,000, यहां पर तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ऑप्शन टू द सप्लायर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द रेसिपेंट, वैल्यू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपेंट टू इट्स अनरिलेटेड कस्टमर, ठीक है। रेसिपेंट एलिजिबल टू टेक फॉर आईटीसी, अगर रेसिपेंट मतलब कि ये केस है, ठीक है, अगर रेसिपेंट आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, कौन रेसिपेंट, ये, ठीक है, तो हम यही मानेंगे अगर रेसिपेंट आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो हम लोग यही मानेंगे ये जो बेचा है ना 1 लाख वही है मार्केट वैल्यू, समझिए। इसमें 3-4 चीज है। पहला चीज क्या है कि इनमें से देख लो कौन सा लेना है, 3 ऑप्शन, 3 पत्ती उठाओ कौन सा है, क्लियर है। दूसरा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये एक ऑप्शन दिए। तीसरा है अगर ये आईटीसी ले रहा है इसका तो मान लेंगे कि यही वाला गुड्स, यही जो आपने जो बोला है कितना में बेचा है 1 लाख में, वही ओपन मार्केट वैल्यू, ये मान लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर कोई आ जाए और बोले कि सर मैंने होल्डिंग को बेचा है, मैंने होल्डिंग को बेचा है, सॉरी अपने सब्सिडरी को बेचा है, सब्सिडरी बेचने में और वो आईटीसी लेगा तो जो ओपन मार्केट वैल्यू जो तुमने माना है ना वही मान लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, वो सही है, ठीक है। अगर एजेंट, यहां तक समझ में आया ना, सप्लाई मेड रिसीव थ्रू एजेंट, एजेंट के थ्रू सप्लाई किया, मतलब एजेंट को भेजा है, ठीक है,
तो कौन वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर फॉर सप्लाई लाइक और काइंड क्वालिटी, मतलब वही वाला। यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे एजेंट है। एजेंट को बेचा तो एजेंट कितना में बेचा है? 1.5 लाख पे। 1.5 लाख का 90%, 1,35,000। ये पसंद नहीं आ रहा है तो आ जाओ रूल 30-31 में। क्लियर है? ये पसंद नहीं आ रहा है तो आ जाओ रूल 30-31 में, देख लेंगे। ठीक है, कोई नहीं जाना चाहेगा, इसी में एडजस्ट करेगा सब कोई। ठीक है, अगेन रूल क्या क्या बताया? 27, 28, 29, 30, 31 हो गया। ठीक है, रूल 31 ए। ठीक है, कोई लॉटरी स्पेसिफाइड, ये सब तो हो गया ना। ये सब क्या था? एक सिचुएशन था कि ये होगा तो ये होगा, एजेंट को बेचेंगे तो ये होगा। अब स्पेसिफाइड केस किसके लिए? लॉटरी वाले लोग के लिए, बेटिंग के लिए और गैम्बलिंग के लिए, एक्शनेबल क्लेम्स के लिए। इन केस ऑफ कसिनो, उन लोग के लिए क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अरे समझ में, ये तो नॉर्मल केस सबके लिए होता है ना, ये तो स्पेसिफाइड पर्सन लोग के लिए। अगर लॉटरी है, लॉटरी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। या फिर लॉटरी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वैल्यू ऑफ प्राइस होगा आपका लॉटरी पे का फेस वैल्यू और ऑफिशियल गैजेट पे जो निकलता है ना फेस वैल्यू। 100 का लॉटरी 500 में बिक रहा है, होता है ना? अरे होता है ना, 500 में बिक रहा है। इन दैट केस हायर ऑफ 500 और 100 कितना होगा? 500 इंटू 100/128, जो आएगा ये वैल्यू आएगा। ठीक है, हायर ऑफ फेस वैल्यू मतलब लॉटरी का टिकट का दाम, और नोटिफाइड वैल्यू प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट, मतलब बिक कितना मेरा हो सकता है ना, ज्यादा में बिक रहा है तो जो इनमें से हायर होगा उस पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। एमसीक्यू में आएगा ये सब चीज। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा ये सब चीज, बड़ा वाला सम्स इसमें आएगा, ये सब एमसीक्यू आएगा। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? तो वो 100/128 वो फिक्स है ना सर? वो फिक्स है, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है 100/28। आपको एग्जाम में यही पूछेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा उसका, तो आपको पता होना चाहिए 100/28 करना है। किसका करना है? फेस वैल्यू और नोटिफाइड प्राइस का, विच एवर इज हायर। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। उस केस में क्या होगा? 100% द फेस वैल्यू और द अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजर। कितना का आपने बेट लगाया है उसका 100% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, ये तो इजी है ना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मतलब कहाँ भी हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मतलब ये बोल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट विच कंडक्ट्स लॉटरी आइदर विद इन द स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। लॉटरी स्टेट में हो रहा हो या किसी और स्टेट में हो रहा है, यही लगेगा डायरेक्ट। ठीक है, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम में क्या होगा? कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया है, डिपॉजिट किया है, ठीक है, कैश में किया है या फिर मनी वर्थ वर्चुअल एसेट्स, कोई कॉइन्स वॉइन्स लेके किया है, होता है ना कॉइन्स खरीद के करते हैं, वो सब इंक्लूड होगा। आपने अगर आप ऑनलाइन गेम मतलब कसिनो में गए, मतलब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और आपने कितना के अमाउंट पे किया है, सोचिए 100 रुपये का अमाउंट पेमेंट किया है, उसमें से आपको अगर सोचिए 70 रुपया खर्चा हुआ और बाकी 30 रुपया रिफंड हो गया, तो जो रिफंड वाले केस है ना उस पर भी जीएसटी लगेगा, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। मतलब ये जो वैसे कि मैं बताऊं, आप गए ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, डिपॉजिट किए कितना
100 रुपया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 100 रुपया का 18%, बस और कुछ नहीं। कुछ इसमें से डिडक्शन नहीं अलाउ है। कोई भी पैसा रिटर्न हो गया, रिफंड हो गया है टू द प्लेयर, कौन जो खेल रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉट यूजिंग द अमाउंट पेड डिपॉजिट with the supplier for participating any event shall not be deducted from the value of supply। कुछ भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। जो आपने पेमेंट डिपॉजिट कर दिया, पेड किया या डिपॉजिट किया, कुछ भी किया, उस पे जीएसटी है, वो जिस पे जिससे मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। ठीक है, सेम कैसीनो में भी वही है। कितना पेमेंट किया आपने, टोटल अमाउंट पेबल और पेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर फॉर परचेज ऑफ टोकन, परचेज करने के लिए करते हैं ना, कैसीनो में जाके टोकन परचेज करते हैं, उसमें कितना परचेज किया, और कोई पार्टिसिपेटिंग इन एनी इवेंट इंक्लूडिंग गेम, स्कीम एंड कैसीनो, कोई भी अलग टोकन लिया, चिप लिया, ठीक है, सारा जो कुछ भी लिया तो उस पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। कोई भी अगर रिफंड हो गया तो कोई रिफंड रिटर्न शैल नॉट बी इंक्लूडेड, shall not be deducted from the value of supply। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, यही है कि आपका कुछ रिफंड नहीं होगा। रिफंड बोले कि आपने कुछ रिफंड ले लिया तो वैल्यू ऑफ सर्विस से लेस नहीं होगा। ठीक है, रूल 32, रूल 32 वो किसके लिए था? कसिनो वसीनो लोग के लिए था। ये किसके लिए था? जो लोग डील कर रहा है किसके संग, परचेज ऑन सेल ऑफ करेंसी। आपको यूएस जाना है, आपको क्या चाहिए? डॉलर। आपको क्या चाहिए? डॉलर। तो आप क्या करेंगे? आईएनआर बेचेंगे और डॉलर खरीदेंगे, यही होगा ना। आईएनआर बेचेंगे और डॉलर खरीदेंगे। वो लोग के लिए क्या है? वो लोग के लिए है वैल्यू, फर्स्ट मेथड, value is equals to buying selling rate RBI reference rate at the time into total unit of currency। ठीक है, टोटल यूनिट ऑफ करेंसी मतलब आपका कितना, सोचिए $100 है और आरबीआई रेफरेंस रेट 85 चल रहा है, वैल्यू सप्लाई कितना हो जाएगा? 8500। ठीक है, इफ नो आरबीआई रेफरेंस रेट 1% ऑफ आईएनआर रिसीव्ड और प्रोवाइडेड। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंस है, बाइंग सेलिंग रेट माइनस आरबीआई डिफरेंस। आपने कितना में सेल किया है? आपने सेल किया 87 में, ठीक है, और आपका आरबीआई रेफरेंस रेट कितना है? 85। तो 85 इंटू 87 कितना हो जाएगा? 200, सॉरी 200 इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाई सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। ठीक है, अगर आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं है, नहीं बाइंग सेलिंग रेट आपका बाइंग सेलिंग, अभी आरबीआई रेफरेंस रेट चले 85, मतलब क्या आरबीआई क्या कोट के करके रखी है कि 85 रुपया में डॉलर बिकेगा इंडिया में। ठीक है, लेकिन वो तो आरबीआई सबके लिए करके रखी है ना। ठीक है, वो तो आपने खरीदा है आरबीआई से पैसा 85 में, थोड़ी ना आप 85 में बेचोगे, आप तो कमीशन डाल के बेचोगे। आपने 87 में बेचा है, $2 पर डॉलर पे कमीशन खाया, तो कमीशन तो निकल गया ना, इनटू कितना कमीशन निकला टोटल निकला, तो नॉर्मल सा है। ठीक है, आरबीआई रेफरेंस नहीं है तो आपको वो जितना आईएनआर में पैसा देगा उसका 1%। ठीक है, और if currency exchange rate is not in INR value, ये छोड़िए कुछ नहीं। सेकंड मेथड क्या है? ये एक मेथड है, ये इस पे लेना है। सेकंड मेथड क्या है कि आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसा वैल्यू? अप टू रुपीज 1 लाख, अप टू रुपीज 1 लाख 1% और 250, विच एवर इज हायर। फिर 1 लाख से 10 लाख, 1000, मतलब 1000 कौन सा है ये देख लो ना, इसका 1% कितना आ रहा है? 1000। तो 1000 प्लस
5%। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 9 लाख। 9 लाख का 5% कितना होगा? 4,500। तो 4,500 प्लस 1,000, टोटल 5,500 प्लस 9 लाख है। 9 लाख का 0.5% कितना होगा? 4,500 प्लस 1,000, 5,500 प्लस 0.1% ऑफ रिमेनिंग, मैक्सिमम कितना? 60,000। ठीक है। नेक्स्ट, बुकिंग एजेंट। समझ करे क्या कुछ? देखिए, अ प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंड नट टू हिज एजेंट। एजेंट वाला क्लॉज आ गया, देखा? पेज नंबर 133, पेज नंबर 133। ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंड नट टू हिज एजेंट एंड द एजेंट सप्लाइज ग्राउंड नट of like and quantity to subsequent supplier, subsequent supplies कितना? 5,000। दिख रहा है ना? 5,000 per quintal on the day of supply. Another independent supplier is supplying groundnut of a like kind to the agent कितना? 4,550. The value of the supply made by the principal is 5,500 per quintal, or exercise is option. The value of remain 90% of 5,000. नहीं है समझ में? वहां पे क्या था? एजेंट वाले पे क्या था? एजेंट वाले में क्या था? either of the value shall be either of the following given: open market value or 90% of the charge by the recipient to his unrelated customer. ठीक है? In that case, in that case उसके पास दो ऑप्शन है, एक ओपन मार्केट वैल्यू ले सकता है और एक 90% ऑफ प्राइस चार्ज। यही है ना? तो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, देखो मतलब कि क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल एजेंट को भेजेगा, एजेंट जिसको बेचेगा उसका 90%, एक्स का 90%, यही है ना? इन दैट के प्रिंसिपल सेल्स ग्राउंडनट टू हिज एजेंट and the agent is supplying groundnut of like kind and quality to subsequent supplier कितना? 5,000। तो ये वाला आ गया 5,000 का 90%, 4,500। ठीक है। Another independent supplier is supplying groundnut alike and quality the said agent of कितना? 4,500। The value of the supply, ये वाला आ गया ओपन मार्केट वैल्यू, क्या आ गया? 550। इन दैट केस उसके पास ऑप्शन है कौन सा लेने का। कौन सा लेगा वो? 4,500 लेगा। ठीक है। इसको आप लोग ना एक बार घर पे देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ना, टाइम तो खत्म हो गया। अंडरस्टूड? मैंने अभी तक ये नहीं बताया है लास्ट का। अच्छा, ये दो बचा हुआ है लास्ट। ये किसके लिए था? प्राइस चेंजेस वाले लोग के लिए था, जो लोग करेंसी में डील करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्रैवल एजेंट, एयर ट्रैवल एजेंट। ठीक है। आपने मुझे
आपने मुझे बोला मैं एक एयर ट्रैवल एजेंट हूँ, मैंने आपका फ्लाइट टिकट बुक कर दिया 1 लाख रुपया का, ठीक है। इन दैट केस मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 5% ऑफ द बेसिक फेयर फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट एंड 10% ऑफ बेसिक फेयर फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, ठीक है। मैं एक फ्लाइट बुक करने में बहुत सारा कंपोनेंट होता है, बेसिक होता है, बेसिक फेयर रहता है, फिर ये चार्जेस वो चार्जेस होता है ना। तो इन दैट केस जो बेसिक फेयर है उसका 5% आपका रहेगा डोमेस्टिक वाले केस में, और इंटरनेशनल में 10% रहेगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले लोग का क्या रहेगा? इफ अमाउंट इज कलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट इज इंटीमेटेड, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो वैल्यू क्या होगा? ग्रॉस प्रीमियम लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज वेयर अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट इंटीमेटेड, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रहा है, सिंगल प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, और अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टेड इज नॉट, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहा है, तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, ठीक है। अदर केसेस में 25% ऑफ प्रीमियम फर्स्ट ईयर, 12.5% ऑफ प्रीमियम सब्सिक्वेंट ईयर, और पॉलिसी ओनली टूवर्ड रिस्क कवर, ठीक है। वो जो भी पहला साल 25%, दूसरा साल से 12.5%, 12.5%, ठीक है। कौन सेकेंड हैंड गुड्स सेल परचेज कर रहा है? सेकेंड हैंड गुड्स सेल परचेज कर रहा है, इन दैट केस सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। मैं सेकेंड हैंड मोबाइल सेल परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने जो खरीदा था मोबाइल सेकेंड हैंड, उसका प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या, लॉस आ रहा है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर कर सकते हैं, लॉस नहीं लिखेंगे, लॉस पे जीएसटी नहीं आएगा ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये बचा रहेगा, ये वाला, ये रिमेनिंग और सम्स देख के आइएगा, ठीक है। हम लोग सम्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में।